चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मुगल, मराठों और मौर्यों ने कभी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। भारत के उस भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं इस क्षेत्र का अधिकांश भाग कई बार मौर्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा है और मूल रूप से जिस भाग को छोड़ दिया गया था वो है केरल और दक्षिण तमिलनाडु। अब सवाल यह उठता है कि नॉर्थ इंडिया की तरह इन साम्राज्यों का फैलाव साउथ इंडिया में क्यों नहीं हो पाया। वैसे हम जब भी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो भारत में हुए विदेशी आक्रमण और शासकों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में घटी ज़्यादातर घटनाएं ना तो पढ़ी गई और ना ही सुनी गई। इसी तरह जब हम मौर्य साम्राज्य या मुगल सम्राटों का नक्शा देखते हैं तो तमिलनाडु और केरल को इन नक्शों का हिस्सा नहीं दिखाते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मौर्य साम्राज्य अब तक का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य रहा है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर की थी। वहीं अगर हम दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को छोड़ दें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बावजूद उनका फैलाव दक्षिण भारत में इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार का चोल राजा के साथ मैत्रिक संबंध थे। इस वजह से भी बिंदुसार और चोल राजा के बीच इस गठबंधन की वजह से ही दक्षिण भारत में राज्य विस्तार का निर्माण नहीं हो सका था। वहीं दूसरी तरफ मुगल सल्तनत भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है जिसकी स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। लेकिन अगर हम औरंगजेब के समय के भारत को देखें तो दक्षिण भारत का ज़्यादातर हिस्सा मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा था, जिनमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी तमिलनाडु भी शामिल थे। लेकिन जिस पार्ट को छोड़ दिया गया था वो था केरल और तमिलनाडु। ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुए उससे मुगल और मराठों दोनों की ही शक्तियां नष्ट हो गई थी और उनके खजानों का दिवालिया हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बेशक ही औरंगजेब के उत्तराधिकारी और शक्तिशाली होते और वे अच्छी तरह से ही दक्षिणी कन्याकुमारी तक कब्जा कर सकते थे। वहीं इन सब कारणों से हटकर अगर हम कुछ और वजहों को देखें तो एक कारण उसकी डिस्टेंस का भी था, क्योंकि उस समय नॉर्थ इंडिया में बैठकर 2500 किलोमीटर दूर की जगहों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हुआ करता था। वहीं दूरी के अलावा भी अगर हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उस समय मध्य भारत में बहुत घना जंगल हुआ करता था और उसे किसी भी आक्रमणकारी सेना को पार करने के लिए इन जंगलों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से भी दक्षिण मैदानों में पहुंचना संभवतः मुश्किल ही माना जाता था। वहीं अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनको इसका अंदाजा हो गया था कि केरल पर हमला करने का एकमात्र आसान रास्ता सिर्फ समुद्री मार्ग है। यही रीजन है कि ब्रिटिशर्स इस पर कब्जा करने वाले पहले बाहरी ताकत बने थे।